नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमबी फोकस में स्वागत करती हूँ। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर रंजीत कुमार। तो आइए मिलते हैं रंजीत सर से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पुष्पांजलि जी, आपको और एमबी फोकस के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से एमबी फोकस के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पॉलिटिक्स की बात तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एनडीए के थ्रू आप विंग कमांडर बने, उसमें गए, आप एयरफोर्स में गए, तो क्या वो आपका सेकेंडरी चॉइस था या फिर आप कुछ और बनना चाह रहे थे और बने कुछ और? कुछ ऐसा कुछ कोई वाकया हो आपके साथ? नहीं, 1994 में मैं साइंस कॉलेज पटना में था, जो नवोदय विद्यालय से पास होने के बाद 10th के बाद में गया था। जी। वहाँ पर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल के एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी पेपर दे दिया और संयोग से मैं उसमें क्लिक कर गया। जी। मैंने एयरफोर्स एज ए फर्स्ट चॉइस उसमें डाला था। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ऑफिसर्स की तैयारी होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है और ग्रेजुएशन भी होता है साथ में जेएनयू से। मेरा उसमें एयरफोर्स फर्स्ट चॉइस था और मेरिट चूँकि मेरा काफ़ी ऊपर था, मैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया 8th इन मेरिट था, तो मुझे एयरफोर्स मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई और मैं वहाँ पे गया। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की सेम ट्रेनिंग होती है, चाहे कोई आर्मी ऑफिसर बन रहा हो, नेवल ऑफिसर बन रहा हो या एयरफोर्स का ऑफिसर बन रहा हो, हमारी ट्रेनिंग सेम थी। और साथ में हमारा एकेडमिक्स जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से ग्रेजुएशन का था, वो भी मैंने पूरा किया और उसके बाद मैं फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो इसमें मैं कुछ खास मेरी तैयारी नहीं थी, अपने आप ही वहाँ पर चलता चला। तो जब आपका इंट्रेंस हुआ, मतलब आप जब ज्वाइन किए, तो वो उस टाइम का वाकया क्या था फैमिली की तरफ से आपके, मतलब एक अनुभव मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे पिताजी किसान भी रहे और साथ में उनका ट्रक्स का बिजनेस था। मेरी माँ मिडिल स्कूल में शिक्षिका थी, सरकारी विद्यालय में। जी। हम लोग 4-5 भाई बहन थे और उसमें एक पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, हम एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। पेरेंट्स की तरफ से भी कोई उस रूप में कुछ गाइडेंस नहीं था, सिवाय ये कि उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का सोचा था, खर्च करने का सोचा था। और हम जब यहाँ तक पहुँचे जी। तो एनडीए के माध्यम से पहुँचे और हमने बस इसको इस रूप में, किसी पेरेंट्स के प्रेशर की तो बात छोड़िए, गाइडेंस का भी हमें कुछ खास अनुभव नहीं रहा। जी। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ में रहे। मैंने जो कुछ भी किया पेरेंट्स की सहमति से किया, उनके सपोर्ट से किया और उनकी खुशी के आधार पे ही मैं सब कुछ करता गया। जी। क्योंकि जैसे आप बताए कि आप हम्बल फैमिली से हैं, तो इसका लाइफ और जब आप फोर्स में गए उसका लाइफ कितना, कैसा अनुभव रहा वहाँ, वो पता है हमें। जमीन आसमान का फर्क है। जी। उदाहरण के लिए, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर में शौचालय भी नहीं था। जी। और ये यहाँ की पृष्ठभूमि थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत के दौर में इंडियन टॉयलेट बनते देखा घर में। घर में मैंने बिजली लगते देखा, पंखा लगते देखा, टीवी आते देखा। ये हमारा शुरुआती ये था। लेकिन जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुँचे तो स्वाभाविक है, वो डिफेंस फोर्सेस में क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है, तो लाइव भी क्लास 1 ट्रेनिंग की होती है। तो वो एक अलग अनुभव था, लेकिन मुझे अडेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो इनिशियल बैकग्राउंड नवोदय विद्यालय का था, वो आपको एक बहुमुखी प्रतिभा को डेवलप करने में मदद करता है और इसी आधार पर शायद मेरा सिलेक्शन भी हुआ होगा एनडीए के लिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। युवाओं के लिए अग्निवीर योजना आ रही है, तो युवाओं के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इसको? अग्निवीर योजना रैंक्स के लिए है, जवानों के लिए है, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। और अग्निवीर योजना, अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे डिफेंस फोर्सेस क्या सोचता है, वो मैं नहीं बोल सकता जी, वो मेरी मजबूरी है। सरकार क्या सोचती है वो तो आप देख ही रहे हैं, तभी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, एज ए ह्यूमन, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अग्निवीर योजना समाज के लिए हितकर नहीं है, डिफेंस फोर्सेस के लिए भी हितकर नहीं है। और इस योजना को बहुत जितनी जल्द हो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। समाज के जब कोई व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में जीने और मरने के लिए प्रण लेकर राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए बहाल होते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ क्वालिटी के नाम पे कि हम
क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये योजना ला रहे हैं। आप युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। अचानक से पॉलिटिक्स में आना, ऐसा क्यों? मैं मानता हूँ कि हर पॉलिटिशियन देशभक्त होता है, ऐसा मेरी विचारधारा है। बिल्कुल, ये पर्सनल विचारधारा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है, खास करके ये देखिए, आप देश का कानून बना रहे हैं और उसी कानून को न्यायपालिका फॉलो करती है, उसी के आधार पे कार्यपालिका देश की चलती है, इसी के आधार पे आप राष्ट्र की नीति बनाते हैं, देश में भी और विदेश में भी। आप ये कंट्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ये भारत। इसको चलाने के लिए जितने पॉलिटिशियन हैं, उन सबों में राष्ट्रभक्ति होना और देशभक्ति की भावना होना, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना बहुत ही अनिवार्य एक क्यूआर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मानता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस में रहने के कारण, ट्रेनिंग के माध्यम से और अपने स्वयं की विचारधारा के माध्यम से जो मैंने इनकलकेट किया है अपने अंदर, उससे जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो ये एक मुझे एज देगा और मुझे कि इससे पॉलिटिक्स में मुझे सफलता में मदद मिलेगी। जी, भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स की पार्टियां हैं, और जिसमें बीजेपी कहा जाए तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो आपने जन स्वराज, जो अभी नई नई लॉन्च हुई है पार्टी, तो अपने जन स्वराज ही क्यों चुना? जी, हम लोग जन स्वराज के लिए मैं समर्पित हूँ और मैं किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं है। जैसे आपने नाम लिया, बीजेपी हो या बिहार में अन्य पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी है या राजद की पार्टी है, तो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी दल के खिलाफ नहीं हूँ। किसी भी दल को की विचारधारा अच्छी होती है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन उसमें जो लोग होते हैं उसको कैसे संचालित कर रहे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार में जो भी पार्टियां पिछले 4 दशकों से, 40 साल से जिन पार्टियों ने मिल करके राज चलाया है, उन्होंने बिहार के विकास में अपना उतना योगदान नहीं दे पाए हैं जिसके दम पे बिहार विकसित हो पाता। आप देखिए 1990 ईस्वी में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और लालू जी की सरकार बनी थी, उस समय भी बिहार सबसे पिछड़ा था। और 2005 ईस्वी में लालू जी की सरकार, जिसको जंगल राज के रूप में लोगों ने प्रस्तुत किया, चेंज होकर के नीतीश जी की सरकार बनी, तब भी बिहार सबसे पिछड़ा था। और 2005 के पिछड़ापन के बाद आज 2025-24 में भी देखिए तो भी बिहार सबसे पिछड़ा है। कहने का ये मतलब है कि जब 1990 से 2005 में राजद की सरकार रही या जनता दल की सरकार रही, जिसमें लालू यादव जी मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे, उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ था। और जब से नीतीश जी की सरकार रही है, मोटा मोटे तौर पे 90% टाइम बीजेपी का साथ रहा है। 2 राष्ट्रीय दलों ने यहाँ की तो क्षेत्रीय पार्टियों को सहारा दे करके यहाँ पर राजनीति की रूपरेखा रची है, लेकिन पिछले 4 दशकों में बिहार की बदहाली बढ़ती ही गई है। यहाँ पर टैलेंट की आप कोई कमी नहीं देखेंगे, किसी न किसी रूप में आप लोगों को देखेंगे, बहुत जागरूक हैं, बहुत शिक्षित हैं। हमारी एक बहुत मजबूत विरासत है, बिहार की ऐसी विरासत है जिसको लोग गिनाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को लोग गिनाते हैं, जो पूरे विश्व में नाम रहा था। यहाँ के भगवान बुद्ध के ज्ञान की ये भूमि है, भगवान महावीर की ये जन्मभूमि है। ये वही धरती है जहाँ पर अगर जो आदिकाल में देखा जाए तो माता सीता की त्याग की ये भूमि रही है। बाद में देखें आप, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में महात्मा गांधी जी ने, जो इतने हमारे बापू, जिन्होंने जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, तो आप पढ़ें इतिहास को देखेंगे कि वहीं से स्वतंत्रता संग्राम की पूरी रूपरेखा बदल गई। आज़ादी के बाद इसी धरती ने राजेंद्र प्रसाद जैसा प्रथम राष्ट्रपति दिया, इसी धरती पर जयप्रकाश नारायण जी आए, और जहाँ से कांग्रेस के अलावे आज सारी पार्टियां एक फूट फूट के निकली हैं। उन्होंने यहाँ पर सामाजिक न्याय की विचारधारा को सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारत वर्ष में पैन इंडिया उन्होंने स्थापित किया। ऐसी जन्मभूमि पर क्या वजह है कि इस बिहार की ऐसी भूमि की बदहाली आज देखिए कि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में ये सबसे पिछले पायदान पे है, सबसे निचले पायदान पे है। दुख होता है, दर्द होता है, तब हम इसकी वजह में जाते हैं और तब हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हमारी कहीं न कहीं राजनेताओं की नीयत में खोट रही है। या उनके नीयत में खोट ना भी हो अगर, तो उनके प्रयासों में कमी रही है, जिसके कारण जातिगत आधार पर समाज हमारा बट गया है, सांप्रदायिक आधार पर आज हमारा समाज बटा हुआ है। युवा मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इतने निराश हो गए हैं
कि आज लोग राजनीति में आने पे पॉलिटिक्स को गाली के रूप में देख रहे हैं, और निराशा का ये आलम है कि लोग कहते हैं बिहार सुधर ही नहीं सकता। तो अगर पूरे इस पृष्ठभूमि को देखा जाए जी तो आप देखेंगे कि आप जितने भी पार्टियों की बात करेंगे तो कोई भी पार्टी इस बदहाली को दूर करने के लिए तो प्रयासरत भी नहीं है। तो आज जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी जो प्रणेता हैं और सूत्रधार हैं, उनके नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी है, एक विकल्प देने का प्रयास है। सर, मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसा बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स या प्रयास सही नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि ये आम जन की भी कमियां हैं जो आज बदहाली की स्थिति हुई है? देखिए, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात को काटूंगा नहीं, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जी हम ही और आप ही लोग हैं, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और मेट्रोज में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे, जी तो हम एक कागज का टुकड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढते हैं। जी और हम ही लोग हैं जो नॉर्मल रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो थूकते भी हैं और वहाँ पे हर तरह की गंदगी फैलाते हैं। सवाल है कि लोग को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को संगठित करना और लोगों को वो परिवेश देना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ संसाधन से लोग नहीं बदलेंगे, लोगों को एक परिवेश मुहैया, एयरपोर्ट और मेट्रोज के अलावा रेलवे स्टेशन में सिर्फ परिवेश का फर्क है, संसाधन मोर और लेस वही है, परिवेश का फर्क है। मैं मानता हूँ कि लोगों को दोषी मानने की बजाय मैं लोगों को नेतृत्व करने वाले लोगों को दोषी मानना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे बिहार के लोगों को बदहाली की स्थिति में छोड़ दिया गया है। जी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सरकार ने किया है। आज बच्चियां निकल रही हैं, आज उनको ड्रेस मुहैया कराया गया है, स्कूल जाने के लिए साइकिल्स दिए जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए मिड डे मील दिया गया है। हाँ, क्वालिटी की बात की जाए तो वो सब जान रहे हैं कि क्या क्वालिटी है, लेकिन वो मुहैया कराया गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप इसको, जो आप मॉडर्नाइज इंडिया की बात करेंगे तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। जी जिस सड़कों की बात कर रहे हैं आप खुद, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ जाएंगी। मैं पिछले करीब 15 साल से पटना से लेके खगड़िया की सड़क को बनता हुआ देख रहा हूँ। जी 15 साल में 100 किलोमीटर की सड़क को नहीं बनाया जा सका, और वहाँ पे आप साल भर 1.5 साल के अंदर दिल्ली से बॉम्बे तक 12 लेन की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। मैं बिहार से ही बाहर सब दिन रहा, मैं दूसरी जगहों को भी देखता हूँ, जी और तब आपको मालूम हो जाता है जब आप बिहार के बॉर्डर के अंदर घुसते हैं तो ये बदहाल है। आप जितनी भी सुविधाएं, ये बढ़ती हुई सुविधाएं बता रहे हैं, बिजली आना या ये कोई एहसान नहीं है। हाँ, वी आर पेइंग टैक्स फॉर दिस, पहला चीज। दूसरी बात है कि बिजली तो एक बात है, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, वो कमी जो है वो कम से कम वो कुछ तो पूर्ति हुई है। वो जो कुछ पूर्ति हुई है वो इनफ नहीं है। अगर वो इनफ होता तो बिहार सब इनफ नहीं है। इनफ अब देखिए 2000 ईस्वी में बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, आज झारखंड कहाँ पहुंच गया और बिहार वहीं का वही है। तो मैं इसको कंपैरेटिव स्टडी में बिलीव करता हूँ, और कंपैरेटिव डेवलपमेंट जब देखेंगे, जी कंपैरेटिव डेवलपमेंट जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, जी स्वयं का विकास है। कहने का क्या मतलब है, आप सिमरिया पुल पार करें और आप बेगूसराय की डेवलपमेंट को देखेंगे तो बिहार से ये अलग दिखता है। तो इसको डेवलप करने के लिए सरकार की कोई विशेष नीति नहीं है। जी बेगूसराय पहले भी एक प्रोग्रेसिव जगह था, इंडस्ट्रियल एरिया रहा ये, और स्वयं भी आगे बढ़ता रहा। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते अगर आज बेगूसराय में कुछ डेवलपमेंट विशेष हुआ है तो इसमें सरकार ने डेवलप कर दिया। अगर सरकार ने डेवलप किया होता तो बेगूसराय के अलावे सुपौल हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो या किशनगंज हो, अन्य जो जगह हो, उन जगहों पे भी वो जाना चाहिए था। तो इसको मैं इस रूप में बताना चाहूंगा, सरकार की क्या डेवलपमेंट होती है उसको जरा देखें आप एजुकेशन को देखें, और इसमें मैं फिर दोनों चीज दूंगा। अभी आप ही की बात को मैं बोलूंगा, बीजेपी ने लोगों से पूरे देश के स्तर पे चुनाव में वोट मांगा और वायदा किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने वायदा पूरा भी किया, लोगों ने उनको वोट किया, राम मंदिर बना। नीतीश जी ने लोगों से वायदा किया, बिहार के लोगों से, कि हम बिहार में घर घर बिजली लाएंगे। आज सच है कि बिजली घर घर है, हम क्रेडिट देते हैं उनको। लालू जी ने यहाँ पर लोगों से जो वोट मांगा वो सामाजिक न्याय के नाम पे मांगा। काफी हद तक सामाजिक न्याय लोगों को मिला, और जातिगत आधार पर जो पिछड़े वर्ग से लोग आते थे उसमें से कई लोगों को सामाजिक न्याय के लिए प्रतिष्ठा मिला। लेकिन किसी पार्टी ने
शिक्षा के नाम पे यहाँ पे वोट ही नहीं मांगा है। किसी पार्टी ने पलायन रोकने के लिए वोट ही नहीं मांगा है। जी किसी पार्टी ने बेरोजगारी रोकना दूर करने के लिए वोट ही नहीं मांगा है। जी जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो हमारे ही बीच के, हम ही लोग 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर इस पार्टी को बनाए। जी 2 अक्टूबर को जब हमारी स्थापना हुई, उससे पहले 1 करोड़ सदस्य इसके बन चुके थे। जी ये हमारी और आपकी पार्टी है। और हम क्या सोच के साथ आए हैं कि हम यहाँ पे एक एक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। जी जो सरकारी विद्यालय की स्थिति है, जहाँ पे आज अच्छे घराने से लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, हम ऐसा परिवेश मुहैया कराएंगे और संसाधन मुहैया कराएंगे जी कि हर घर से बच्चा सरकारी विद्यालय में जाना Yeah. चाहेगा और वहाँ जाके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दम पे वो कैरियर बनाएगा, समाज पे भार नहीं बनेगा। जी हम पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा 15-16 साल के बाद का बच्चा संसाधन के अभाव में, परिवेश के अभाव में, मजबूरी में वो पलायन कर रहा है, जी जी माइग्रेट कर रहा है, हम उसके पलायन को रोकेंगे। यहीं पे संसाधन देंगे, यहीं पे परिवेश देंगे, यहीं पे उन युवाओं को पैसा देंगे ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। जी हम महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की बात कर रहे हैं। हम बिहार में बैंक के माध्यम से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सही करके जो हमारा और आपका पैसा इस स्टेट से बाहर गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा है, जी हम उसको अपने तक रखने की बात कर रहे हैं ताकि हमारा मनी फ्लो हो। और जब मनी फ्लो होगा तो डेवलपमेंट की गति तेज होगी। हम बोल रहे हैं कि जो बुजुर्गों के लिए 400 रुपये का आज वृद्धा पेंशन है, अब बताइए 400 रुपया क्या ये मजाक नहीं है? हम उसको बोल रहे हैं कि 2000 रुपये प्रति महीना करेंगे। चलिए 2000 भी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन 400 रुपये 400 की से तुलना में तो काफी बिल्कुल। अच्छा होगा। तो ऐसी जब बातों को हमारे लिए दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रावधान है। जी हम लोग बोल रहे हैं कि दिव्यांग जो हमारे समाज का हिस्सा है, किसी के घर में दिव्यांग हो सकता है। बिल्कुल। हमारा है कि जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 भारत का ही कानून है, उसको बिहार में क्यों लागू नहीं किया गया? हम लागू करेंगे। हम जब ऐसी बातों को बोल रहे हैं जी तो हम वो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि राजनीति में आप जाति से हटके और संप्रदाय से हटके अगर आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, विकास की बात रूपरेखा नहीं बनाएंगे, तब तक विकास सही नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। जिन्होंने किया उनका प्रयास बहुत सीमित और कम है। जी जन स्वराज उस सीमित प्रयासों के बाद हम बेहतर सुविधा ला करके हम बिहार को अपनी इस जीवन काल में विकसित राज्य बनना देखना चाहते हैं। जी अग्रणी 10 राज्यों की श्रेणी में हम बिहार को देखना चाहते हैं। हम अपने इस पीढ़ी में जीवन काल में चाहते हैं कि यहाँ का युवा और युवती मजबूरी में यहाँ से पलायन ना करे, यहीं पे रोजगार करे। हम ये सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल जिन लोगों के लिए को सरकारी नौकरी मिलेगी शिक्षा के आधार पे कंपटीशन से, उनके लिए भी हमारी विशेष योजना है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिले, और आपको ताज्जुब होगा कि 97% लोग ऐसे हैं जिनको कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल तो 97% लोगों के लिए हमें सोचना है। इस आधार पे आप देखेंगे हम किसी को दोष नहीं, हम किसी को ना दोष दे रहे हैं, ना किसी की नीति को हम गलत बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जन स्वराज के माध्यम से मैं और आप और हम लोग मिल करके इस बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में एक इस मुहिम में हिस्सा बने विकसित ताकि हमारा राज्य विकसित बने। जी हमारे बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए विशेष रूप से हम यही कहना चाहेंगे, और सबसे पहले ऐसे युवा जो बेरोजगारी पे रोना रोते हैं, उनके लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तभी तो बता रहा हूँ, जी। जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, क्यों? उसके 2 वजह देखिए। 15-16 साल तक जो पढ़ाई कर लिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो हो जाती है। आप 15-16 साल की उम्र तक जितनी पढ़ाई कर लिए तभी आप कॉम्पीट कर सकते हैं, बिकॉज कंपटीशन काफी सरकारी नौकरी के लिए काफी टफ है। जी उसके बाद जो बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन में पीछे रह गए, क्योंकि कोई ना कोई तो पीछे रहेगा ही, भले आप कितना भी ऊपर उठा दीजिए एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, उसके लिए है कि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके और दूसरों को रोजगार दे सके। जी जी ऐसा हमें संसाधन हम युवाओं को देंगे और युवा इस मुहिम में जुड़ करके उस संसाधन को यूटिलाइज करके, उपयोग करके समाज की बेहतरी के लिए और स्वयं की बेहतरी के लिए काम करे। आप देखेंगे कि हम लोग काफी आगे निकल जाएंगे। और युवाओं के लिए, अरे प्रशांत किशोर जी ही खुद युवा है, वो खुद ही 47 ईयर्स के,
जी। मैं आज जो एक रिटायर्ड ऑफिसर आपके पास बैठा हूँ डिफेंस फोर्सेस का, मैं खुद 47 ईयर्स का हूँ। तो हम भी युवा अगर बोलेंगे, और ये तो दिनकर की धरती है, दिनकर जी ने बोला था युवाओं के लिए ही, गरज कर बता सबको मारे किसी के नहीं मरेगा हिंद देश, लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश, लड़ाई के मैदान में चल रहे हम लेके उड़ता निशान, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा वो मेरे देश के नौजवान। लेकिन ये जो दिनकर जी, उनकी पंक्ति को आप पढ़ेंगे जोश तो आता है, लेकिन उनके लिए परिवेश मुहैया कौन कराएगा? इस सरकार का काम है। तो हम युवाओं से बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप जागरूक होइए, हम आपके लिए वो परिवेश लाएंगे और हम मिलजुल करके बिहार को बदलेंगे।